Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. So today we will continue with our current affairs topics, and we have already covered the topics till July month. The all the important topics has been covered. So now we will start fresh with the August month's current affair टॉपिक्स. सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो रिसेंटली जो डिस्कशन में था, और वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स. सो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, आफ्टर द मेंस हॉकी टीम गॉट द ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स, कीपिंग पब्लिक फीलिंग्स इन माइंड, पब्लिक डिमांड्स इन माइंड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है. सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर रीनेम्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर आफ्टर हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद. This came a day after the Indian men's hockey team won the bronze medal in the ongoing Tokyo Olympics and hours after the women's team finished fourth. तो देखिए दोनों हमारी हॉकी टीम्स ने काफ़ी अच्छा खेला. विमेन टीम से भी काफ़ी अच्छी होप थी, बट वो मेडल नहीं ला पाई, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला. तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ भी पर्सनली बात की, मेंस हॉकी टीम के साथ भी पर्सनली बात की और उन लोगों को प्रोत्साहित किया. और क्योंकि हॉकी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है हमारी बोथ वुमेन एंड मैन टीम ने, तो उनको ध्यान में रखकर एज अ ट्रिब्यूट ये डिसीजन लिया गया है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द पार्टी लीडर्स हैव वेलकम्ड द मूव. और इसी के साथ और एक टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड बात कर लेंगे, दैट 8th अगस्त इज़ द लास्ट डे ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2021 और इंडिया को टोटल 7 मेडल मिले हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है जो कि आखिरी में जीता गया बाय नीरज चोपड़ा इन जेवलिन थ्रो. ओके, वी विल गो थ्रू दी लिस्ट, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार वो 7 जो भी स्पोर्ट्स में हमको मेडल मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल हो चाहे सिल्वर मेडल हो चाहे गोल्ड मेडल हो, किसने जीते हैं और कौन से स्पोर्ट में जीते हैं, उसका एक लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार. सो द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल हियर बाय बी कॉल्ड दी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. तो अब से उसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. The now renamed मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कम्स विथ अ कैश प्राइज ऑफ 25 लाख. तो ये अवार्ड जिसको दिया जाएगा उसको 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर द स्पेक्टेक्युलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. The award comprises a medallion, a certificate and a cash prize of rupees 7.5 lakh. The Khel Ratna Award was instituted in 1991 and 1992 and the first recipient was chess legend Vishwanathan Anand. तो जब 91-92 में ये अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका जो पहले रेसिपेंट थे वो कौन थे, चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद. अमोंग दी अदर विनर्स वर लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अनुज बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम एंड रानी रामपाल इन 2020. रानी रामपाल इज़ अवर विमेन हॉकी टीम्स कैप्टन. तो रानी रामपाल का नाम भी आपको याद रखने की ज़रूरत होगी. मेजर ध्यानचंद कौन थे जिनके नाम पे ये अवार्ड को रखा गया है? सो नोन एज द विजर्ड मेजर ध्यानचंद, अ फील्ड हॉकी प्लेयर, प्लेड इंटरनेशनल हॉकी फ्रॉम 1926 टू 1949. तो लगभग 25 साल जितने समय के लिए उन्होंने इंडिया के लिए हॉकी खेला, स्कोरिंग ओवर 400 गोल्स इन हिज करियर. Dhyanchand, born in Allahabad, was part of the Olympic team that won gold medals in 1928, 1932 and 1936. Apart from the Khel Ratna Award, the country's highest award for lifetime achievement in sports is known as Dhyanchand Award and it was instituted in 2002. तो देखिए ध्यानचंद जी के नाम पर 2 अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे. वन इज़ खेल रत्न पुरस्कार विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
and the other one is a lifetime achievement in the sports, in the all sports, जो भी है ध्यानचंद award. The national stadium in New Delhi was also renamed as Dhyanchand National Stadium in 2002. The National Sports Day is observed every year across India on 29th of August to mark the birth anniversary of Major Dhyanchand, who was born on 29th of August 1905. The President of India on this occasion honors the eminent athletes from various sports with the prestigious Khel Ratna, अर्जुन अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स एंड ध्यानचंद अवार्ड. तो ये सारे ही जो अवार्ड्स के हमने नाम लिए, खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड्स है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स है, वो सारे ही रिलेटेड है विथ स्पोर्ट्स. तो जो भी एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस कि राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया है. आने वाली किसी ना किसी एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है. हाई प्रायोरिटी पे हाई चांसेस है इसके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ डील विच वाज इन अ डिस्प्यूट, और जो कि केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन सुनाया है, और वो जो डील थी उसके ऊपर एतराज़ जताया था अमेजोन ने. सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एनफोर्समेंट of an order by the Singapore International Arbitration Center, emergency arbitrator that puts on hold the future group's deal with Reliance Industries Limited. ओके, सो देखिए आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि जब दो कंपनीज के बीच या दो पार्टीज के बीच नेशनली या इंटरनेशनली जब कोई डिस्प्यूट खड़ा हो, तो उसको रिजॉल्व करने का काम आर्बिट्रेशन सेंटर करेगा. ओके, इंडिया में देयर आर वेरी लिमिटेड आर्बिट्रेशन सेंटर, और नाउ इंडिया इज़ ट्राइंग, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था अगर आपको याद हो तो, कि स्पेसिफिकली मैरीटाइम जैसे सेक्टर के लिए जहाँ पे हम काफ़ी सारी योजनाएं ला रहे हैं, सागरमाला योजना है, गिफ्ट सिटी है, तो स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स के लिए एक आर्बिट्रेशन सेंटर खोला जाएगा. Okay, so recently the Supreme Court upheld the enforcement of an order by the Singapore International Arbitration Center's emergency arbitrator that puts on hold the future group's deal with Reliance Industries Limited. तो देखिए सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन सेंटर था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील हुई थी उसको रोक दिया था, उसको इलीगल करार कर दिया था. उसी के सामने, क्योंकि सिंगापुर की कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन इंडिया में नहीं लगेगा, तो इंडिया में अब उस डील को नहीं रोक सकते. इसीलिए अमेजोन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड रखा है, मतलब उसको कंटिन्यू किया है. तो व्हाट इज सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? सो इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर which administers arbitrations under its own rules of arbitration and UNC on international trade law unilateral arbitration rules. So यूनाइटेड नेशंस ने जो आर्बिट्रेशन के लिए रूल बनाया है उसको फॉलो करके ये आर्बिट्रेशन एजेंसी बनाई गई है. बैकग्राउंड क्या था, क्या डील थी जिसके सामने अमेजोन कोर्ट में चला गया था? सो इन अगस्त 2020 फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैड अनाउंस्ड दैट इट वुड सेल इट्स रिटेल एंड होलसेल बिजनेस टू रिलायंस रिटेल. Before the deal could be executed, Amazon objected to it, alleging a breach of contract it had with Future Coupons, the promoter firm of Future Retail. तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था जिसको ब्रीच करके, अमेजोन का ये कहना था कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके आप रिलायंस के साथ अपनी कोई दूसरी डील नहीं कर सकते, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा एंड हमारी उसमें सहमति नहीं है. Amazon said that its agreement with Future Coupons had given it a call option which enabled it to exercise the option of acquiring all or part of Future Retail's shareholding in the company within 3 to 10 years of the agreement. Subsequently, Amazon took Future Retail into emergency arbitration before the SIAC, where an emergency arbitrator barred the latter from proceeding with the deal. तो क्योंकि Amazon को इससे एतराज़ था, तो अमेजोन ने इमरजेंसी पिटिशन दाखिल कर दी आर्बिट्रेशन सेंटर में, और आर्बिट्रेशन सेंटर ने इमरजेंसी हियरिंग करके डील को फर्दर प्रोसेस के लिए रोक दिया गया.
Emergency arbitration is a mechanism which allows a disputing party to apply for urgent interim relief before an arbitration tribunal has been formally constituted. तो देखिए एज ऑफ नाउ क्या हुआ, इमरजेंसी के तौर पर डील को रोक दिया गया. अब जाकर एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनेगी, एक पैनल बनेगी एक्सपर्ट्स की, और वो पैनल डीपली इस डील को एनालाइज करेगा और अमेज़ॉन का जो जस्टिफिकेशन है दैट वाई अमेज़ॉन is correct and why Future Group and Reliance Retail should not go ahead with the deal, उसको वो एनालाइज करेगा वो पर्टिकुलर पैनल. सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यहाँ पे ऑर्डर दिया? सो डिसमिस्ड फ्यूचर ग्रुप्स आर्ग्यूमेंट दैट इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इज नॉट एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. It upheld the validity of the EA award. The judgment laid down that the award is exactly like an order of an arbitral tribunal. So जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया कि एज ऑफ नाउ डील को रोक दिया जाए, डीपली हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तब तक. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीज़ को अपहेल्ड किया दैट yes, because of an objection raised by the Amazon, which is also party with Future Group as per the contract. तो जब तक अमेज़ॉन के सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लिए जाते, अमेज़ॉन का जो ऑब्जेक्शन है उसको एड्रेस नहीं कर दिया जाता, आप डील के साथ आगे नहीं बढ़ सकते. सो इट upheld the validity of the emergency arbitrator award. The judgment laid down that the award is exactly like an order of an arbitral tribunal contempted under section 17 of 1996 act. Hence an award by the EA was like an order अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है द बेसिक ओवरव्यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज दैट चाहे पैनल अभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है बट इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जो वर्डिक्ट दिया है एज ऑफ नाउ उसको पैनल का वर्डिक्ट मान के फॉलो किया जाएगा. ओके, चलिए आर्बिट्रेशन क्या है? सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड बिटवीन द पार्टीज बाय अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी हु इज़ एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर. तो अगर दोनों एजेंसीज के बीच, दोनों पार्टीज़ के बीच जब इंटरनेशनली कोई इश्यूज़ होंगे तो किसी थर्ड पार्टी को वो इश्यू रिजोल्यूशन के लिए दिया जाएगा. आर्बिट्रेटर्स हियर both the parties before arriving at a solution to their dispute. Okay, इंडिया में कौन सा लॉ है? सो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021. सो इट अमेंड्स द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, enable automatic stay on awards in certain cases and specify by regulations the qualification, experience and norms for acceleration of the arbitrators. तो देखिए जब इंटरनेशनली ऐसा कोई आर्बिट्रेटर अपना वर्डिक्ट देगा तो वो इस लॉ में ये कहा गया है, अमेंड किया गया है कि इंडियन कंपनीज पे भी वो अप्लाई होगा. ओके, चाहे वो आर्बिट्रेटर का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, देन ऑल्सो इट विल बी एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज. ओके, सो हमें बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या है ये पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बारे में. सो इंडिया ने पहली बार यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को अक्वायर किया है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी 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 बिग डील. इसको इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिसी का विन माना जाता है. और यूएनएससी में आने के बाद इंडिया जो अपनी काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसी है, काउंटर टेररिज्म का जो आइडिया है, जो फर्मनेस है, उसको दुनिया के सामने बड़ी इजीली रख पाएगा. So let us start with the topic, and that is India assumes UNSC presidency. So recently India assumed the presidency of the United Nations Security Council for the month of August 2021. Okay, so August 2021 से हमको presidency मिलेगी. This will be country's first presidency during its 2021-2022 tenure as a non-permanent member of the Security Council. India began its 2-year tenure as a non-permanent member of the UNSC in January 2021. तो जनवरी 2021 में इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर की जो अपनी मेंबरशिप थी उसको स्टार्ट किया था. दिस इज़ इंडियाज़ 8th टर्म ऑन द यूएनएससी. सो यूएनएससी में आपको कंट्रीज़ के बीच इलेक्शन होंगे, जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनके बीच में इलेक्शन होंगे. सो इंडिया 8वीं बार ये इलेक्शन जीता है
और इंडिया ने उसकी मेंबरशिप को हासिल किया और पहली बार प्रेसिडेंट बना है। इंडियाज़ यूएनएससी प्रेसिडेंसी के क्या मायने होंगे, क्या सिग्निफिकेंस होंगे, बाइलेटरल रिलेशन अलग अलग कंट्री के साथ किस तरह से बदलेंगे, उसका हमें थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है। सो इंडिया विल डिसाइड द यूएन बॉडीज एजेंडा फॉर द मंथ एंड कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज. It is going to organize key events in three major areas. First is maritime security, second is peacekeeping, जो कि बॉर्डर इश्यूज़ की वजह से पीस कीपिंग मिशन जो है वो हैम्पर होते हैं, तो पीस कीपिंग को एड्रेस करके काफ़ी सारे सेशन रखे जाएंगे. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ काउंटर टेररिज्म, जो कि इंडिया का मेन एजेंडा है to be addressed in during the presidency at UNSC. The Security Council will also have on its agenda several important meetings include Syria, Iraq, Somalia, Yemen and the Middle East. The Security Council will also be adopting important resolution on Somalia, Mali and United Nations interim force in Lebanon. Prime Minister Narendra Modi will be the first Indian Prime Minister to preside over or to become a chairperson over a meeting of the UNSC. आज तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने UNSC की मीटिंग को चेयर नहीं किया था. नरेंद्र मोदी will be the first prime minister. The last time an Indian PM was engaged in this effort was the then PM PV Narasimha Rao in 1992 when he attended a UNSC meeting. तो देखिए उस टाइम UNSC मीटिंग को अटेंड किया गया था. We were not a chairman. India was not a chairman during that time, but now we are the chairman. Support from France and Russia. So France has started that it is dedicated to collaborating with India over strategic problems such as maritime security, peacekeeping and counter terrorism. तो फ्रांस और रशिया जैसे जो परमानेंट मेंबर्स है उन्होंने ऑलरेडी हमें बोल दिया है दैट वी विल सपोर्ट यू. रशिया वेलकम्ड द कंट्री गेनिंग द यूएनएससी प्रेसिडेंसी सेइंग इट इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय इंडियाज़ एजेंडा विच एम्ब्रेसेस क्रिटिकल ग्लोबल कंसर्न्स. तो रशिया हमारा ओल्डेस्ट डिप्लोमेटिक फ्रेंड है और रशिया हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें सपोर्ट करता आया है, तो रशिया ने इसको वेलकम किया है. चैलेंजेस क्या होंगे यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पर इंडिया के लिए? सो एक होगा चाइना. चाइना इज़ इन द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, तो हमेशा इंडिया का हो सकता है कि कोई डिसीजन होगा अगेंस्ट पाकिस्तान जो चाइना को पसंद ना आए, तो चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. इंडिया इज़ एंटरिंग द यूएनएससी एट अ टाइम when Beijing is asserting itself at the global stage much more vigorously than ever. और पोस्ट कोविड एरा में हमें पता है कि चाइना का जो रोल है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है. नो कंट्री इज़ नाउ बिलीविंग चाइना, नो कंट्री इज़ नाउ वांट टू एंगेज विथ चाइना. और एशिया पैसिफिक में चाइना के ऑप्शन के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया को देखा जा रहा है. सो India is entering the UNSC at a time when Beijing is asserting itself at the global stage much more vigorously than ever. It heads at least 6 UN organizations and has challenged the global rules. China's aggressive behavior in the Indo-Pacific as well as India-China border has been visible in all of 2020. जो डोकलाम इशू हुआ, गावलान वैली का जो इशू हुआ जहाँ पे अभी रिसेंटली स्टैंड ऑफ हटा है, Chinese military and Indian military both have agreed to stay back और वो एक पेट्रोलिंग पॉइंट से वापस हटने के लिए राज़ी हो गए हैं. चाइना हैज़ ट्राइड टू रेज द इशू ऑफ कश्मीर एट द यूएनएससी. पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर भी अलग होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. सो एज द ग्लोबल इकोनॉमी is in shambles with various countries facing recession and health emergencies, balancing US and Russia and unstable West Asia. So with this situation deteriorating between the US and Russia and increasing tensions between the US and Iran, it will be tough situation to handle for India. देखिए इंडिया का रशिया भी दोस्त है, इंडिया का ईरान भी दोस्त है और इंडिया का यूएसए भी दोस्त है. और जब आप प्रेसिडेंसी की चेयर पर बैठते हो सो यू हैव टू बी न्यूट्रल. आपको अपने जो पर्सनल गेन है वो आपको असाइड रखने पड़ेंगे एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दी ओवरऑल
एजेंडा ओवरऑल पीस कीपिंग मिशंस। सो यूएसए, रशिया और ईरान को साथ में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। इंडिया नीड्स टू अपहोल्ड रूल based world order with due respect to human rights, ensuring the national interest। ओके तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो चाइना सीधा बोलेगा कि आपके यहाँ कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की क्या हालत है, पाकिस्तान बोलेगा कि ह्यूमन राइट्स की क्या हालत है। तो इंडिया को काफ़ी सारे दुश्मनों के साथ भी डील करना पड़ेगा वाइल इट्स प्रेसिडेंसी एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इंडिया केस ऑफ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि इंडिया एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो हर साल इंडिया को अगर मेंबरशिप में जाना है, एवरी 2 ईयर के बाद देर विल बी एन इलेक्शन एंड देर आर सर्टेन रूल्स दैट फॉर इफ you are a member of 2 consecutive terms then you have to take a break for 3rd term। तो आप वहाँ पे यूएनएससी का हिस्सा नहीं बन सकते। अब इंडिया और बाकी सारे जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, तो दीज कंट्रीज़ आर डिमांडिंग अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये कंट्री ये बोल रहे हैं कि क्यों जो 5 नेशन है उन्हीं का पावर सिक्योरिटी पे रहे, जबकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बाकी के कंट्रीज़ का है, राइट। तो इन द पास्ट द ओबामा एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस हैड सपोर्टेड अ परमानेंट सीट फॉर इंडिया ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। However, the recent statements made by the State Department under the new US President Joe Biden reflects an ambiguous or half-hearted view on this issue। तो जो नए प्रेसिडेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट है वो अभी थोड़ा बैकआउट करता है इस इशू पे हमें दिख रहा है, वो फुल हार्टेडली इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या इशू है और कितने सालों से ये चला आ रहा है? सो द यूएस सपोर्ट्स अ रिफॉर्म्ड सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज इफेक्टिव एंड दैट इज रेलेवेंट। तो अभी जो 5 नेशन है वो पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन दी न्यू वर्ल्ड, राइट। तो बहुत सारे कंट्री है जो अब ये चाहते हैं कि रूल बने, बट रूल सबके लिए इक्वल बने, जो 5 बड़े कंट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया को डोमिनेट ना करें। However, the US offers qualified support for building a consensus for enlargement of the UNSC in terms of permanent and non-permanent members. The US would not support an expansion of the veto, which is currently exercised by 5 permanent members, जिसको हम P5 के नाम से जानते हैं, और P5 के पास वीटो पावर है, that is China, France, Russia, UK and the US. Okay. Also, the US's ambassadors to the UN had refrained from saying that US supported India and other members of the G4, that is जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील फॉर अ परमानेंट यूएनएससी सीट। तो देखिए चारों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए एंड दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। It cited the regional disagreement by the Uniting for Consensus group, Pakistan, South Korea, Italy and Argentina, which opposes the G4 plan। तो देखिए इंडिया की प्रेसिडेंसी को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता है, जापान की प्रेसिडेंसी को साउथ कोरिया सपोर्ट नहीं करता है विच इज़ अ रीजनल कंट्री। अगेन जर्मनी की प्रेसिडेंसी को इटली सपोर्ट नहीं करता है एंड ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी को अर्जेंटीना रिजेक्ट करता है। तो क्योंकि अगर हम G4 को प्रेसिडेंसी देते हैं तो दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, तो वो बोलेंगे कि भाई हमको भी यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यूएनएससी रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है? सो अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ यूएनएससी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जो भी पॉलिसी है वो 5 P5 कंट्रीज डिसाइड करते हैं, विच इज़ नॉट फेयर टू every country. So barring 2 regions, North America and Europe, other regions are either underrepresented like Asia से सिर्फ चाइना है, and not represented at all like Africa, Latin America and the small island developing states. Misuse of veto power. So the veto power is used by P5 countries to serve the strategic interest of themselves or their allies। ठीक है, अगर यूएसए कुछ लाता है तो चाइना उसको वीटो कर देता है या रशिया उसको वीटो कर देता है एंड वाइस वर्सा। तो इन दिस सिचुएशन जो एक्चुअल एजेंडा है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कास्टेड अ वीटो ऑन काउंसिल रेजोल्यूशन 16 टाइम्स टू सपोर्ट इट्स अलाई इजराइल कंसर्निंग इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट।
lack of global governance. So there are no regulatory mechanisms for global commons like its internet, space, high seas, etc. ठीक है, देखिए सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं बट मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर कोई एजेंडा नहीं है, इंटरनेट स्पेस के लिए कोई एजेंडा नहीं है, स्पेस के लिए कुछ एजेंडा नहीं है, एंड so it's kind of a very vague kind of a documentation or a charter is there. Also there is no unanimity on how to deal with global issues like terrorism, climate change, cyber security and public health. ओके, तो करंट पेंडेमिक में हमें यह पता चल गया कि वी डू हैव अ मिसकम्युनिकेशन अमोंग द कंट्रीज. एक कंट्री कुछ बोलता है, दूसरा कंट्री कुछ और बोल रहा है, दो कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसकी वजह से जो पूरी लॉजिस्टिक की जो चेन है दैट हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड. Due to all these factors, the former UN Secretary General Kofi Annan said that the Security Council must either reform or risk becoming increasingly irrelevant. तो देखिए, जब बार बार वीटो पावर यूज़ होगा, यूएसए जो बोलेगा वो चाइना नहीं मानता, चाइना जो बोलेगा वो रशिया नहीं मानेगा, एंड वाइस वर्सा, तो ऐसी चीज़ों में धीरे 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 ऐसी एजेंसीज क्या हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगी. या तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए. इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान जैसे जो कंट्री है, अगर जो कि कंट्रीब्यूटर है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूटर है और पॉलिसी मेकिंग में भी कंट्रीब्यूटर है, तो अगर इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, सो दीज कंट्रीज विल नाउ फॉर्म अनदर कोएलिशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड विच विल काउंटर दिस. सो ऐसा होने से बेटर है कि करंट यूएनएससी को रिफॉर्म कर लिया जाए. केस फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन यूएनएससी क्या है? सो इंडियाज हिस्टोरिक एसोसिएशन विद द यूएन सिस्टम. सो इंडिया हमेशा से यूएन के जो एजेंडा है उसको पूरा करने में काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करता है एंड लीडरशिप प्रोवाइड करता है. सो इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इंडिया टिल नाउ हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 8 टर्म्स फॉर अ 2-year नॉन परमानेंट मेंबरशिप. देखिए, 2 साल की टर्म के लिए हम 8 बार चुने गए हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ पीस कीपर्स डिप्लॉयड ऑन द ग्राउंड देन बाई P5 कंट्रीज़. देखिए, P5 कंट्रीज़ से भी डबल नंबर हमने अलग अलग कंट्री पे हमारे भेजे हैं, हमारे जवान भेजे हैं फॉर एज अ पीस कीपिंग projects. India's intrinsic values, so India being the largest democracy and second most populous country, or soon to become the most populous in the world, are the primary reasons for it to be granted permanent membership in UNSC. Also, India is one of the largest economies and the fastest growing economies of the वर्ल्ड. सो आप इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते. अब तक आपने इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी, दैट इज़ फाइन, बट नाउ फॉर लॉन्ग इंडिया इज़ डिमांडिंग फॉर द परमानेंट सीट एट द यूएनएससी. ऑल्सो India's geopolitical footprints are increasing. So India's acquired status of a nuclear weapon state in May 1998 also makes India a natural claimant as a permanent member similar to the existing permanent members who all are nuclear weapon states. Also, India has been inducted in various export control regimes like MTCR, Wassenaar Agreement, etc. India's international profile and capabilities rise due to its ever expanding global footprint in diverse areas like politics, sustainable development, economics and culture, and science and technology. Representing the developing world, so India is the undisputed leader of the third world countries as reflected by its leadership role in the non-aligned movements. तो क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स है हमारे फेवर में, इंडिया इज़ requesting all the countries with a very strong point of view and very genuine approach that India should be granted a permanent membership at UNSC. रोड ब्लॉक क्या है परमानेंट मेंबरशिप दिलाने में? तो पहला रोड ब्लॉक है चाइना. सो इट इज़ आर्ग्यूड बाय क्रिटिक्स दैट इंडिया हैज़ स्टिल नॉट साइंड द न्यूक्लियर नॉन proliferation treaty NPT and also refused to sign the comprehensive nuclear test ban treaty in 1996. China, which has a veto power in the UNSC being one of its 5 permanent members, has been stonewalling India's efforts to become a permanent member. China हमेशा मना कर देता है.
Though India is a bright spot in the global economy and its macroeconomic fundamentals are stable, it shows a poor performance in many socio-economic indicators like the Human Development Index. तो HDI में हम आखिरी के 10-15 देशों में काउंट होते हैं. सो दैट इज़ द बिग रीज़न कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप में ऑब्स्टिकल आ सकते हैं. इंडियाज़ कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट इट्स मिलिट्री पावर बियॉन्ड द इंडियन ओशन रीजन इज स्टिल टू बी टेस्टेड. Further, India heavily relies on weaponry imports from US and Russia for its military requirements. धीरे धीरे ये जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया है एंड वी आर स्लोली बिकमिंग आत्मनिर्भर इन द डिफेंस सेक्टर एज वेल. तो अब हम जहाँ पे सिर्फ हम बायर थे, नाउ वी आर दी सेलर फॉर दी स्मॉलर कंट्रीज़. आज हम म्यांमार को, इज़राइल को, आसियान कंट्रीज़ को हमारे जो वेपन्स है वो बेच रहे हैं. सो स्लोली ग्रेजुअली इंडिया इज़ बिकमिंग आत्मनिर्भर इन दिस सेक्टर एज वेल. और हमारी जो डिपेंडेंसी थी यूएसए एंड रशिया पे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है. ओके, सो दिस इज़ दीज आर दी 5 मेंबर्स: चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूएस परमानेंट मेंबर्स. और बाकी का जो ये ब्लू कलर की जो सीट्स आपको दिख रही है 2000 नॉन परमानेंट मेंबर of the UNSC. Okay, so 5 permanent members have the right to veto a draft resolution. वो veto कर सकते हैं, वो किसी भी resolution को reject कर सकते हैं. To adopt a draft resolution, none of the permanent members should veto it and 9 countries should vote in the favor. ओके, अब क्रिटिसिज्म क्या है कि हर बार कोई एक ना एक कंट्री उसको वीटो कर देगा. सो परमानेंट मेंबरशिप सिस्टम इज द मेन point for criticism. 5 permanent members veto right and weak equal representation due to a small members of numbers. Okay, so सीरिया के ऊपर अगर कुछ होता है तो चाइना एंड रशिया उसको वीटो कर देते हैं. इज़राइल के ऊपर कुछ होता है तो देखिए यूएसए ने 42 टाइम्स अपना वीटो राइट यूज़ किया है. Palestine has not become a United Nations member as a full membership requires UNSC approval. China blocks Taiwan's UN membership, not recognizing Taiwan as a sovereign country. China आज भी उसको अपना हिस्सा मानता है, तो ताइवान को UN का मेंबर नहीं बनने दिया जा रहा. ओके, रिफॉर्म के प्रपोजल्स क्या है? सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग द वीटो राइट्स. बट कोई कंट्री अपना वीटो राइट गिव अप नहीं करेगा. यूएस ये काफ़ी पहले ही क्लियर कर चुका है, ना ही उसको गिव अप किया जाएगा, ना ही उसको किसी और कंट्री को एक्सटेंड किया जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमिंगला पास in Ladakh. So recently the Border Roads Organization, that is BRO, has constructed and completed blacktopping of the world's highest motorable road at Umlingla Pass in eastern Ladakh, located at an altitude of almost 19,300 feet. क्या है ये? So by constructing this road, BRO has created a record in high altitude road construction. It bettered the previous record of a road in Bolivia connecting to its volcano Utrunchu at 18,953 फीट. तो हमने 19,000 फीट की ऊंचाई पे ये मोटरेबल रोड हमने बना दिया है, जो कि बोलीविया का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है. द स्ट्रेटेजिक रोड बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट हिमांक passes through the Umlingla Pass stop and connects Chisumle and Demchok villages. It will enhance the socio-economic condition and promote tourism in Ladakh. Okay, tourism का स्पोर्ट बन जाएगा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी. द रोड इज़ क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जो कि हमारी बॉर्डर है, एंड विल अलाउ क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट. Comparing the road, so the road has been constructed at an altitude higher than the Mount Everest base camps, as the south base camp in Nepal is at an altitude of 17,000 feet, while north base camp in Tibet is at 16,000 feet. The road has been constructed much above the altitude of Siachen Glacier, which is at 17,700 feet. तो सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे माइनस में हमारा टेम्परेचर रहता है, ओके, -40 डिग्री, -45 डिग्री, उससे भी 1,000-2,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पे ये मोटरेबल रोड को बनाया गया है. द खरडुंगला पास इन लेह इज़ एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,582 फीट्स. प्रोजेक्ट हिमांक क्या है?
So Project Himank is a project of the BRO being implemented in the Ladakh region of Jammu and Kashmir. This project started in 1985. Under this project, BRO is responsible for the construction and maintenance of roads and related infrastructure, including the world's highest motorable roads. तो बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीआरओ को दी गई है. वहाँ के रोड बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम और उसको मेंटेन करने का काम बीआरओ को दिया गया है. तो ये भी आपकी नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट अगेन जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस और वो है आईएनएस विक्रांत की सक्सेसफुल सी ट्रायल की गई है. फोटो में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर दिख रहा है कि जो सी में से आपको एयरक्राफ्ट अगर लॉन्च करना है तो आईएनएस विक्रांत आपको हेल्प करेगा. नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द आईएनएस विक्रांत? बिकॉज इट इज़ द इंडिजीनियसली मेड warship. So recently the indigenous aircraft carrier named INS Vikrant started sea trials or which is the one of the last phases of trials. तो वो अपने अंतिम ट्रायल फेज में है. कुछ ही महीनों में उसको नेवी में ऐड कर लिया जाएगा ऑफिशियल बेसिस पे. इट इज़ लाइकली टू बी कमीशन्ड इन 2022. At present, India has only one aircraft carrier, the Russian origin INS Vikramaditya. Now this is India's indigenously made aircraft carrier. Earlier, the Defence Acquisition Council approved issuance of request of proposal for 6 advanced submarines for the Indian Navy under Project 75I. Okay. The vessel to be named Vikrant after the decommissioned maiden carrier of the Navy. तो recently INS Vikrant जो कि पहला one of the फर्स्ट वॉरशिप था उसके नाम पर, क्योंकि अब उसको रिटायर कर दिया गया है, उसको डिकमीशन कर दिया गया है, उसके नाम पर आईएनएस विक्रांत का नाम रखा गया है. इंडिया अक्वायर्ड द विक्रांत फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1961 and the carrier played a stellar role in 1971 war with Pakistan that led to the birth of Bangladesh. Over 76% of the material and equipment on board IAC-1 is indigenous. सो देखिए 76% जो वॉरशिप में जो यूज़ हुआ है मटेरियल एंड इक्विपमेंट वो इंडिजीनियस है. इट विल हैव एन एयर कंपोनेंट ऑफ 30 एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग MiG-29 के फाइटर जेट्स, Comov 31 airborne early warning helicopters and is soon to be included MH-60R multi-role helicopter besides the indigenous advanced light helicopters. It is expected to have a top speed of 30 knots and is propelled by 4 gas turbines. Its endurance is 7,500 nautical miles at 18 knots speed. The shipborne weapons include Barak LR SAM and AK-630, while it has MFS-TAR and REN 40L 3D radars as sensors. The vessel has a Shakti electronic warfare suite, has a pair of runways and a short lake of but arrested recovery system to control aircraft operations. तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ से किसी भी एयरक्राफ्ट को इजीली लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे उसको लैंड करवाया जाएगा. ओके, एंड दिस नीड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि आपके पास वेरी लिमिटेड रनवे होगा, राइट. ऐसा नहीं कि आपके पास नॉर्मल एयरपोर्ट जितना आपको रनवे मिलेगा. तो स्पेशल मिलिट्री पर्सोनेल्स को, एयरफोर्स पर्सोनेल को ट्रेनिंग दी जाएगी और ख़ास ऑफिसर्स के द्वारा जो भी एयरक्राफ्ट से उसको उड़ाए जाएंगे. सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो एड्स कॉम्बैट एंड सी कंट्रोल कैपेबिलिटी स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन. तो हमारा जो दबदबा है इंडियन ओशन रीजन में वो बढ़ेगा. इंक्रीज एबिलिटी ऑफ एयर पावर. सी के ऊपर का जो एयर एरिया है, स्पेस है, वहाँ पे हमारा जो पावर है वो बढ़ेगा. इट वुड ऑफर एन इनकॉम्पेरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट विथ इट्स एबिलिटी टू प्रोजेक्ट एयर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इंक्लूडिंग एन interdiction, anti-surface warfare, offensive and defensive counter-air, airborne anti-submarine warfare and airborne early warning. Self-reliance. Only 5 or 6 nations currently have the capability of manufacturing an aircraft carrier. India joins the elite club now. तो हमने इंडिजीनियसली बनाया, तो अब आगे जाकर हम और इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट वॉरियर बना सकेंगे. फ्यूचर एंडेवर्स क्या होंगे? सो सिंस 2015 द नेवी हैज़ बीन सीकिंग अप्रूवल टू बिल्ड अ थर्ड एयरक्राफ्ट करियर फॉर द कंट्री which if approved will become India's second indigenous aircraft carrier after IAC 2.
This proposed carrier to be named INS Vishal is intended to be a giant 65,000 ton vessel, much bigger than ISC-1 and the INS विक्रमादित्य। तो वो क्योंकि अब अगर जो बन जाएगा और अप्रूव होता है तो वो काफ़ी बड़ा 65,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर वेसल शिप हमें मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है रिलेटेड टू गवर्नर्स पावर टू पार्डन the death penalties. So recently the Supreme Court held that the governor's power to pardon overrides section 433A of Code of Criminal Procedure. Earlier in January 2021, in case of mercy petition, the SC noted that the governor cannot reject the state's recommendation, but there is no time prescribed to take a decision. तो अगर मान लीजिए कि स्टेट ये बोलता है कि भाई इसकी जो प्ली है उसको आप अप्रूव कर दीजिए, तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट देर इज़ नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी प्रोविजन इज़ देयर कि इतने ही टाइम में उस प्ली के ऊपर गवर्नर को एक्शन लेना है। ओके, क्या है पार्डनिंग पावर ओवरराइड्स 433A? सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स even before they have served a minimum 14 years of prison सेंटेंसेस। तो ये पावर अब तक सिर्फ और सिर्फ किसके पास थी? देश के राष्ट्रपति के पास थी, जो अब गवर्नर्स को एक्सटेंड कर दी गई है। द गवर्नर्स पावर्स टू पार्डन ओवरराइड्स अ प्रोविजन इन CRPC सेक्शन 433A विच मैंडेट्स दैट अ प्रिजनर्स सेंटेंस कैन बी रेमिटेड ओनली आफ्टर 14 years ऑफ जेल। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आप 14 साल की सज़ा पूरी होने से पहले सज़ा को माफ़ कर सकते हो, प्रिजनर को पार्डन कर सकते हो, तो ये 433A को ओवरराइड कर दिया गया है। ओके, सेक्शन 433A स्टेट्स दैट वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट for life is imposed on a conviction of a person for an offense for which death is one of the punishment provided by the law, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of the imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. तो अगर आपको ऐसी कोई सज़ा दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या आपको डेथ पेनल्टी दी गई है और उसको माफ़ कर दिया गया है, स्टिल आपको 14 साल से पहले जेल से बाहर नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है सेक्शन 433 ऑफ द CRPC में। Section 433A cannot and does not in any way affect the constitutional power conferred on the President Governor to grant pardon under Article 72 और 161 of the Constitution। तो Article 72 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर मिला हुआ है, 161 के अंदर गवर्नर को पावर मिला हुआ है, राइट। तो अब गवर्नर भी 14 ईयर से पहले इसके ऊपर डिसीजन ले सकेंगे। Power exercised by state government. So the court noted that the sovereign power of a governor to pardon a prisoner under Article 161 is actually exercised by the state government and not the governor on his own. तो गवर्नर देखिए, गवर्नर भी खुद से कुछ काम नहीं करेंगे, जब कोई रिकमेंडेशन उनके पास आएगा थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, तब जाके गवर्नमेंट उसको या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। द एडवाइस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाइंड्स द हेड ऑफ द स्टेट। ऑर्डर ऑफ कम्यूटेशन क्या होगा? सो द एक्शन ऑफ कम्यूटेशन एंड रिलीज कैन दस बी pursuant to governmental decision and the order may be issued even without the governor's approval. However, under the rules of business and a matter of constitutional courtesy, it may seek approval of the governor in such release is under Article 161 of the Constitution. The state government can frame a policy of grant of remissions either under section 432 of the CRPC or under Article 161 of the Constitution. If a prisoner has undergone more than 14 years of actual imprisonment, the state government as an appropriate government is competent to pass an order of premature
रिलीज। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेमिट द सेंटेंस। अगर गुड बिहेवियर है, देयर आर मल्टीपल ग्राउंड्स जिसके ऊपर जो सज़ा है उसको कम किया जा सकता है अगर 14 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है वो पूरी हो चुकी हो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाया गया है रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो क्या है? सो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शेल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense where the sentence is a sentence of death। तो जब मृत्यु दंड की सज़ा दी गई हो उस किस्सों में प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करके उसकी डेथ पेनल्टी को माफ़ कर सकते हैं, इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट और एनी जज इन द इंडिया हैज़ रूल्ड एज अ डेथ पेनल्टी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रेसिडेंट को मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 72। लिमिटेशन क्या है? सो द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी तब जाके प्रेसिडेंट इस पावर को परफॉर्म कर पाएंगे। In several cases, the SC has ruled that the president has to act on the advice of the Council of Ministers while deciding mercy pleas. This include Maruram versus Union of India in 1980 and Dhananjay Chatterjee versus State of Bengal in 1994. Reconsideration क्या है? So although the president is bound by the cabinet's advice, Article 74 clause 1 empowers him to return it for reconsideration once. If the Council of Ministers decide against any change, the President has no option but to accept it. So same as other bills, एक बार आप उसको रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अगर दूसरी बार विदाउट चेंज भी अगर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट इट। गवर्नर के पार्डनिंग पावर जो है वो लिखे गए हैं आर्टिकल 161 में, सेम एज दी प्रेसिडेंट। डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर्स एंड pardoning powers of president and governor क्या है? So the scope of pardoning power of the president under article 72 is wider than the pardoning power of governor under article 161 which differs in the following two ways। तो देखिए स्पेसिफिकली आइडियली भी अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, गवर्नर की जो पावर है वो स्टेट रिलेटेड ही रहेगी। Court martial, so the power of the president to grant pardon extends in cases where the punishment or sentence is by a court martial, but article 161 does not provide any such power to the governor। तो गवर्नर को कोर्ट मार्शल के किस्सों में पार्डन देने की अनुमति नहीं है, ऐसी कोई पावर उनको नहीं दी गई है। डेथ सेंटेंसेस, सो द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस where the sentence is given is the sentence of death, but pardoning power of the governor does not extend to death sentence cases। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर जो है वो सज़ा को लेकर है, गवर्नर डेथ पेनल्टी को माफ़ नहीं कर सकते। डेथ पेनल्टी को माफ़ सिर्फ कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, सो जो कि आपको ऊपर आर्टिकल 161 में दिया गया है। चलिए, तो ये जो डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ पे पता चल गया। सो दिस वॉज योर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the topics। If you have any doubt, please contact us and we will solve your doubts and your queries. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.